हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में नया अध्याय शुरू करेंगे जिसमें आणिक साम्य अवस्था के बारे में दिया गया है। तो जो आणिक साम्य अवस्था है वह साम्य अवस्था के समान ही है, क्योंकि साम्य अवस्था के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आणिक यौगिक जो भी रहेंगे उसमें जो भी साम्य अवस्था स्थापित होगा उसी को बोला जाता है आणिक साम्य अवस्था। तो कुछ पदार्थ लेते हैं तो उनका जो है जलीय विलयन देखेंगे। जैसे कुछ पदार्थ रहता है जैसे शक्कर, बहुलक, यूरिया, इन सब का जलीय विलयन अगर हम लोग देखते हैं तो वह क्या रहता है, कुचालक रहेगा, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा और विद्युत का चालन संभव नहीं होता है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का जो जलीय विलयन है, माने कि उसको जल में घोलेंगे तो जल में विलयन बनेगा। तो विलयन बनने के बाद जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो ये दो भागों में टूट जाएगा। एक तो बनाएगा Na+ आयन और एक तो बनाएगा Cl- आयन। यहाँ से टूट करके तो ये दो रूप में टूट जाता है, एक धन आयन बनता है और एक ऋण आयन। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं आणिक यौगिक कहलाएंगे और इनको जल में घोलने पे ये दो भागों में विभाजित हो जाएंगे और इनका जो जलीय विलयन है सुचालक का गुण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल माने कि H2SO4, H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी आणिक यौगिक हैं जो कि धन आयन और ऋण आयन में टूट करके आयनों में विभक्त हो जाएंगे और चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इन सब को देखा किसने, माइकल फैराडे ने, और उन्होंने बताया कि जो पदार्थ हैं वो वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य दो भागों में उसको बांट सकते हैं। तो जो भी पदार्थ रहेगा वो इस प्रकार से जलीय विलयन में टूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे कि बड़े यौगिक रहते हैं, शर्करा जैसे कि C12, H22O11, ये शक्कर का सूत्र है शर्करा का। इसी प्रकार से जो यूरिया रहता है और क्या दिया है, कई प्रकार के बहुलक रहेंगे, और जो है इस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटते हैं और जलीय विलयन में अलग अलग आयन नहीं बनाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, विद्युत अनअपघट्य कहेंगे। तो जो है विद्युत अपघट्य जो रहेंगे वो सुचालक का गुण प्रदर्शित करेंगे। तो विद्युत अपघट्य की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आणिक साम्य अवस्था में सबसे पहले बताया गया। तो इसके लिए जो बोला गया कि किसी भी विद्युत अपघट्य को क्या करेंगे, विलय करेंगे किसी विलायक में, तो क्या होगा, विलायक जैसे कि जल लेंगे तो उससे वह क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके आयन का निर्माण करेगा। जैसे कि ये एक तो धन आयन बनाया, एक तो ऋण आयन बनाया, ये भी क्या बनाएगा, Na+ आयन बनाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, OH- आयन बनेगा। इस प्रकार से टूट करके तो धन आयन और ऋण आयन दो ठो बनता है। तो जब दोनों टूटेगा तो आयन बनाएंगे और जो विलयन है उसमें आयनों के अलग अलग होने के का जो गुण है वही कहलाता है आयनन या फिर आयोनाइजेशन। तो आणिक साम्य अवस्था में सबसे पहले आणिक पदार्थ लेंगे, फिर उसका आयनन होगा, आयनन होने के बाद धन आयन और ऋण आयन बनेगा। उसके बाद विलयन में इनके द्वारा विद्युत का या फिर ऊष्मा का चालन होता है, जिसको सुचालकता का गुण प्रदर्शित करेंगे। किसी भी यौगिक को जब घोलेंगे जल में या फिर किसी भी विलायक में, तो कोई यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा और उसका पूरा भाग धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, और किसी यौगिक का अल्प मात्रा में थोड़ा सा भाग ही घुलेगा और उसका धन आयन और ऋण आयन जो बनने की मात्रा है वो बहुत कम रहती है। तो इस प्रकार से जो आयनन है उसको दो भागों में बांटा गया है।
पहला है पूर्णतः रूप से आयनित हो जाएगा और दूसरा है अंश उसका कुछ अंश ही उसका आयनित होता है। तो इसी आयनन की मात्रा को नापने के लिए अल्फा शब्द का उपयोग करते हैं, जहां अल्फा बराबर होता है वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा। इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहा जाता है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा वियोजित हुए कुल मोलों की संख्या बटा लिए गए कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पे जो भी अणु वियोजित होगा, माने कि इस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन में टूटेगा, उनकी संख्या वियोजित मोलों की संख्या बटा जो टोटल जितने भी अणु उसमें घोले गए हैं विलयन में, विलायक में या फिर जल में जितने भी अणु घोलेंगे उन कुल मोलों की संख्या नीचे में रहेगी। यह कुल मोलों की संख्या नीचे में और ऊपर में रहेगा वियोजित मोलों की संख्या, और दोनों का जो अनुपात है वो कहलाएगा अल्फा या फिर वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसी के आधार पे किसी यौगिक का कितना भाग विलयन में घुल रहा है या वियोजित हो रहा है उसका निर्धारण किया जाता है, जिसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब इस अल्फा के आधार पे जो विद्युत अपघट्य है, माने कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और दूसरा आएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य है इसमें और दुर्बल विद्युत अपघट्य में, इसमें मुख्य अंतर जो है वह रहता है आयनन की मात्रा का। जो ज़्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी आयनित हो जाएंगे और पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे वो कहलाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य, और जिसमें आयनन की मात्रा धीरे होगी और कम होगी वो कहलाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इसको यहाँ पर डिटेल से एग्जाम्पल सहित बताया गया है। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे पहला आता है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ये वे पदार्थ होते हैं जो लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, माने 100% उसका आयनित हो जाएगा। तो उसके लिए जब अल्फा का मान निकालेंगे तो जितना अणु लेंगे पूरा अणु आयनित हो जाएगा। तो वियोजित अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। तो इसका मान जो है 1 के बराबर मिलेगा। तो जिसका पूर्ण रूप से पूर्ण सभी भाग क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, माने कि 100% जो आयनित हो जाएगा वह कहलाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है इसका KCl, HCl, HNO3 ये सब इसका उदाहरण है। जैसे कि KCl लेंगे तो ये बनाएगा K+ और Cl- यहाँ से टूट करके। इसी प्रकार से NaCl लेंगे, HCl लेंगे, HCl से बनेगा H+ और Cl-। उसी प्रकार HNO3 जब लेंगे, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल में H+ और NO3- आयन बनता है। तो ये सभी क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं। तो इसका जो KCl का, यहाँ पे KCl का अगर हम लोग 1 लीटर जलीय विलयन बनाएंगे तो 1 मोल जो KCl है, 1 लीटर जल लेंगे, पानी लेंगे, उसमें अगर KCl के 1 मोल को घोलेंगे तो 1 मोल KCl को घोल रहे हैं तो जो K+ आयन बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा और Cl- आयन भी 1 मोल बनता है। तो यहाँ पे 1 लीटर जलीय विलयन लेने पे 1 मोल K+ आयन मिलेगा और 1 मोल Cl- आयन यहाँ से मिलता है। और जो है KCl का मात्रा कुछ भी वहाँ पे नहीं बचेगा, माने पूर्ण रूप से जितना भी KCl है
वह 100% उसमें आनित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जलीय माध्यम रहेगा उसमें 2 ठो आयन आ जाएंगे, एक धन आयन और एक ऋण आयन, जिसके कारण ये गति करेंगे विलयन में और विद्युत चालकता का गुण वहाँ पे प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार से जो NaCl है, KBr, NaOH, ये सभी भी प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं और 100% इसका भी आयनन हो जाता है। यहाँ पर जो साम्य अवस्था कब स्थापित होगा, जब पूर्ण रूप से आयनन नहीं हुआ रहेगा। तो कुछ जो अणु है उसके अनायनित अवस्था में भी पाए जाएंगे, जिससे यहाँ पे सिंगल तीर के निशान से दर्शाया गया है, माने कि यहाँ पे पूर्ण रूप से इससे ये बन जा रहा है। तो यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई है। अगर साम्य अवस्था कहीं पे स्थापित होगा तो उसको इस प्रकार से 2 तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाएगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो है उसमें विलयन को हम लोग क्या करेंगे, तनु बनाएंगे। माने किसी भी पदार्थ का विलयन है उसमें और अधिक विलायक को मिलाएंगे तो क्या होगा, तनुता बढ़ाने पर जो वियोजन की मात्रा है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो भी आयन रहेगा, यौगिक रहेगा, वो पहले से ही 2 भागों में टूटकर पूर्ण रूप से घुल जाया रहता है। यह हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य। अब देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो वे विद्युत अपघट्य जो बहुत कम मात्रा में आनित होंगे या फिर जिनका आंशिक रूप से आयनन होता है उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड, अमोनिया का हाइड्रोक्साइड माने कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य में आते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का सूत्र है CH3COOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NH4OH। इसमें जब आयनन करेंगे मतलब पानी में किसको घोलेंगे, एसिटिक एसिड को घोलेंगे या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलेंगे। तो यहाँ पे इसको जब वाटर में घोलते हैं H2O में, तो ये क्या बनाएगा, H3O+ आयन बनाता है। इस H को ले लेगा ये और ये जो बचा है यहाँ पे एसिटेट आयन बनेगा, CH3COO- आयन बनता है। तो यहाँ पे जो ये आयन बनेगा, यहाँ पे AQ लिखाया है, तो AQ का मतलब है एक्वा सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन में यह आयन चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये आनित होगा और आनित होकर के यहाँ पर भी 2 ठो आयन बनेगा, एक तो धन आयन और एक ठो ऋण आयन। लेकिन इसकी जो वियोजन की मात्रा है वह कम रहेगी, अल्फा का मान कम होगा, क्योंकि ज़्यादा अणु इसमें वियोजित नहीं होते हैं। अगर अमोनिया को देखेंगे तो जो अमोनिया है NH3 से बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया है NH3, इसको जब जल में घोलेंगे या फिर पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NH3 और इसमें का OH मिल के बनाएगा, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाता है। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये NH4+ और OH- आयन में फिर से टूटेगा, तो जो NH4+ में आएगा और OH- में आता है। तो इस प्रकार से इसमें जो वियोजन की मात्रा है वह कम रहेगी। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें कम मात्रा में वियोजन हो रहा है, तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में यहाँ पे साम्य स्थापित हो जाता है। तो इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया से दर्शाएंगे, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य को एक ही तीर से दर्शाते थे। और इसमें भी है, इसके और इसके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है।
ये हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें विलयन की तनुता को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, माने कि जो विलयन है उसको तनु करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें वियोजन की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। पहले अल्प मात्रा में वियोजित हुआ है, जैसे जैसे उसमें विलायक मिलाते जाएंगे और विलयन को तनु करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो क्या होगा, वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे वियोजन और आयनन में अंतर दिया है। यहाँ पे जो n/10 दिया है, n/10 ये नॉर्मेलिटी हम लोग पहले पढ़े थे, तो नॉर्मेलिटी को प्रदर्शित करता है कि n/10 नॉर्मेलिटी का अगर हम लोग एसिटिक एसिड का विलयन बनाते हैं तो उसको HCl के भी n/10 में घोलेंगे। इस प्रकार से नॉर्मेलिटी को प्रदर्शित करने के लिए n/10 यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला देखते हैं वियोजन और आयनन में अंतर। तो किसी भी आणविक यौगिक को क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। तो घोलेंगे तो क्या होगा, जिस से मिल करके बना है उसी आयनों में फिर से वह टूट जाता है। तो जो टूटता है उसी प्रक्रम को बोलते हैं वियोजन या फिर डिसोसिएशन। तो आणविक यौगिक लेंगे, दो से मिल के बना है, इसको जब जल में घोलेंगे तो इसका दोनों भाग, एक धन आयन एक ऋण आयन में अलग हो जाएगा। तो जो टूटने की क्रिया है उसी को बोलते हैं यहाँ पे वियोजन या फिर डिसोसिएशन। लेकिन जो ध्रुवीय प्रकार का सहसंयोजक यौगिक रहेगा, ध्रुवीय प्रकार का सहसंयोजक यौगिक लेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले से आयनन नहीं होता है, लेकिन जल में घोलने जाने पर क्या हो जाएगा, उसमें आयनन उत्पन्न करेगा। तो इस प्रक्रम को बोलेंगे आयनन। देखो, आणविक यौगिक को घोलेंगे तो दो भागों में टूटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे। लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है, जिसमें दो ध्रुव पहले से पाए जा रहे हैं, जैसे कि HCl है, ये धन आयन के रूप में टूटता है हमेशा, ये ऋण आयन के रूप में। ये विद्युत धनी है, ये विद्युत ऋणी है, तो ये क्या है, ये सहसंयोजक यौगिक है और ध्रुवीय प्रकृति का है। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले से आयनन नहीं हुआ है, माने पहले से दो भागों में ये नहीं टूटा है, लेकिन जब जल में इसको घोलेंगे तभी उसमें क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा और ये दो भागों में टूट जाएगा, H+ और Cl- के रूप में। तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, आयनन की प्रक्रिया उसको बोलेंगे। माने पहले से आयनित नहीं रहता है, जल में घोलने पे दो भागों में टूटेगा, उसको आयनन बोलेंगे। लेकिन जो आणविक यौगिक पहले से है उसको जब जल में घोलेंगे और दो भागों में टूटेगा, विभक्त होगा, तो उसको बोलेंगे वियोजन। अब इसके बाद दिया है जो अम्लों और क्षारकों का आयनन। तो अम्ल और क्षार, इसके बारे में कक्षा 9वीं में पढ़े हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसी को यहाँ पे आयनन के रूप में बताया है। तो जो आणविक साम्य पढ़ रहे हैं तो आयनन जानना पड़ेगा। तो पहले बताया गया है अम्ल और क्षार क्या है, उसके बाद अम्ल का आयनन कैसे होता है और क्षार का आयनन कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है और इसके बारे में कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अम्ल और क्षार क्या होगा। तो जो अम्ल है उसको एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो अम्ल है उसको बोला जाता है एसिड और जो क्षार है उसको बोला जाता है बेस। तो जो अम्ल है वह लैटिन भाषा के शब्द से एसिडस से, लैटिन भाषा का जो शब्द है एसिडस, इसी से उत्पन्न हुआ है
और जो एसिडस है उसी से क्या बना है, एसिड बना है। एसिडस से बना है एसिड, और इसी एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल बोला जाता है। तो जो एसिडस है उससे बना एसिड, और इसका अर्थ क्या होता था, इसका मीनिंग होता था खट्टा। खट्टा माने कि सोर, SOUR। इसका मतलब खट्टा से था, तो इसी को बोला गया एसिड। तो जो अंगूर में जो खट्टापन पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जिसको टार्टरिक एसिड या फिर टार्टरिक अम्ल बोलते हैं। तो अंगूर में टार्टरिक एसिड के कारण खट्टापन पाया जाता है। उसी प्रकार जो सिरका रहता है, सिरका या फिर विनेगर जिसको बोलते हैं, उसमें भी खट्टापन पाया जाता है क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले यह बताया गया कि जो पदार्थ हैं उसको अम्लीय और क्षारीय दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अम्लीय गुण और क्षारीय गुण, अलग अलग दो ठो गुण मिला, एक था अम्लीय गुण और दूसरा मिला क्षारीय गुण। तो जो अम्लीय गुण है उसके बारे में सबसे पहले बताया गया कि ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होंगे, क्योंकि एसिड का मतलब खट्टा से है। तो जो अम्लीय गुण है उसमें स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरा जो लिटमस पत्र आता है, लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो दो कलर का लिटमस पत्र आता है, एक नीला कलर का और दूसरा होता है लाल कलर का। तो जो अम्ल रहेंगे वो क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कलर में चेंज कर देते हैं। लिटमस पत्र लेंगे, उसमें किसी अम्ल को डालेंगे, तो नीला कलर का जो लिटमस पत्र रहेगा उसमें अम्ल डालेंगे तो वह लिटमस पत्र क्या हो जाता है, रेड कलर में या लाल कलर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अपना रिएक्शन देता है। अगर किसी भी धातु पर अगर हम लोग अम्ल का क्रिया कराएंगे तो वहां से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, H2 गैस बन करके बाहर निकलेगा। अब देखते हैं कि जो क्षार हैं उनके साथ अगर अम्ल क्रिया करेगा तो क्या होगा, अम्ल में जो भी अम्लीय गुण पाया जाएगा उस अम्लीय गुण को क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो उसका अम्लीय गुण वहाँ पे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, माने कि जो अम्ल है अपना अम्लीय गुण को खो देता है। अब क्षार देखते हैं, ये तो हो गया अम्ल का। अब क्षार देखेंगे तो क्षार जो है अम्ल से कुछ गुणों में जस्ट अपोजिट रहेगा, माने अम्ल का जो गुण है उसका उल्टा जो गुण है, किसी किसी गुण में उल्टा पाया जाता है क्षार का गुण। तो जो क्षार है वो स्वाद में कड़वा रहेगा, माने कि बिटर इन टेस्ट, बिटर माने कि कड़वा, तो कड़वा स्वाद रहता है क्षार का। और क्षार जो है, देखो अम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पत्र को लाल करता था, तो जो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र लेंगे, उसमें क्षार को डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, माने कि उसका उल्टा होता है अम्ल का। अगर उसको टच करेंगे, किसको, क्षार को स्पर्श करेंगे तो वहां पे साबुन के समान लगता है, माने कि उसका जो स्पर्श है, साबुन को टच कर रहा हूं या कर रही हूं जैसे लगेगा। अब अम्ल से ये क्रिया करेगा, अम्ल से क्षार क्रिया करता था तो अम्ल का गुण खत्म हो जाता था, अम्लीय गुण। उसी प्रकार जो क्षार लेंगे तो क्षार के साथ अगर अम्ल को क्रिया कराएंगे तो क्षार का क्षारीय गुण वहां पे खत्म हो जाएगा। यह हो गया क्षार का गुण। अब इसी के आधार पे जो अम्ल और क्षार को पहले बांटा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसी के आधार पे अम्ल और क्षार को अलग करना संभव नहीं हुआ। इसलिए पदार्थों की संरचना, किसी भी पदार्थ की संरचना और उसकी संगठन के आधार पे अम्ल और क्षारों का वर्गीकरण नई पद्धति से किया गया और उसके लिए नई नई अवधारणाएं विकसित की गई। इसमें से
कुछ मुख्य अवधारणा जो है अम्ल और क्षार को अलग अलग करने की, उसमें 3 अवधारणाएं आती हैं। पहला है अम्ल और क्षार का आर्हेनियस अवधारणा, माने आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार को अलग अलग करने के लिए अपना विचार दिया, जिसको क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षार की आर्हेनियस अवधारणा। दूसरा आता है अम्ल और क्षार की ब्रास्टेन-लारी अवधारणा, माने ब्रास्टेन और लारी नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना विचार दिया अम्ल और क्षार के बारे में, जिसको क्या बोला गया, अम्ल और क्षार की ब्रास्टेन-लारी अवधारणा। तीसरा आता है लुईस की अवधारणा। तो लुईस ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन को बिंदी बिंदी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसके आधार पर लुईस ने अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करने के बारे में बताया, जिसको क्या बोला गया, लुईस का अम्ल क्षार अवधारणा। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।